Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is magnetic properties of transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी होती हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स जो हैं वो मैग्नेटिक होंगे और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो डायमैग्नेटिक होंगे। तो इसके लिए आई ऑलरेडी हैव डिलीवर्ड लेक्चर ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन स्टूडेंट्स का वो लेक्चर मिस हो गया है वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है यू कैन राइट in my comment box. I will try to solve your queries also. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो मेनली ये 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इसको फाइंड आउट करने का जो सीधा सा तरीका होता है या जो उसकी ट्रिक होती है वो क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे? उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है तो इट मीन्स वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ओके, तो पहले हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखेंगे। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जो 3D सीरीज है वो इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाती है। अब इसमें देखिए जिनके ऊपर मैंने रेड सर्कल किया है, ये रेड सर्कल क्यों किया है? क्योंकि अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे इनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है। जैसे इसका 3D1 है, इसका 3D2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 3D3, फिर इसका 3D1 है, फिर इसका 3D2 है। इस तरीके से जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इनके पास मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिनको मैंने एन सर्कल नहीं किया, ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये इसमें ये रिवर्स हो गया, ये कॉपर +2 आएगा। तो कॉपर +2 में क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कॉपर +1 क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है। तो अभी हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि विच वन विल बी पैरामैग्नेटिक एंड विच वन विल बी डायमैग्नेटिक। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो कोई सी भी 2 स्टेट्स, जैसे इसको इससे और इससे कंपेयर कर सकता है कि मैग्नीज +6 इज पैरामैग्नेटिक जबकि क्रोमियम +6 इज डायमैग्नेटिक। तो आपको बताना पड़ता है कि क्यों। आप इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आप क्या बताएंगे कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में D1 है, इसका D0 है, इसीलिए ये क्या, ये डायमैग्नेटिक, ये पैरा। इसी तरीके से आप कोई सी भी 2 स्टेट्स लेके वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा क्या हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक हो गए या तो अब हम पहले पैरा और डाया को कंपेयर करते हुए देखेंगे और इसका कारण जानेंगे कि क्यों वो पैरामैग्नेटिक करता है। तो इसके कोई भी इलेक्ट्रिकली पार्टिकल जब किसी दूसरी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होता है। अब ये क्योंकि ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है, इसके कारण जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। साइड वाइज क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता हुआ, यानी स्पिन के कारण भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल S से डिनोट करते हैं। अब हम डी ब्लॉक में क्या देखते हैं कि अगर उसके पास 1 या 2 या 3 या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबके कारण जो भी ऑर्बिटल मोशन के कारण या स्पिन मोशन के कारण जितना भी डेवलप हो रहा है वो सब ऐड होता जाता है और एक बड़ी क्वांटिटी बना देता है और वो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? उसके पेयर अप रहेगा। एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉक होगा। तो उससे क्या होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो इसके चारों तरफ जो L डेवलप हुआ या S हुआ वो अब
अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके कारण जो डेवलप होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड में, एंड दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। कि इनका जो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, उसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, रूट एन इंटू एन प्लस 2 से, और यहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम निकालते हैं इसको रूट 4s इंटू एस प्लस 1 से, और यहाँ कैपिटल एस क्या है, जो टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो सबके मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ के निकलेगा, तो यहाँ ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब इस केस में तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इनके लिए एन की वैल्यू, एस की वैल्यू सबकी 0 होती है, तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल सकते। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। अब आपने किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि आपने ले लिया स्कैंडियम क्लोराइड, आपने लिया स्कैंडियम क्लोराइड, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको नॉर्थ साउथ 2 मैग्नेट के बीच में रख दिया। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं, सीधी जाती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और यहाँ आपने इसको रख दिया, तो अब ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक होने के कारण ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये अब फोर्स लाइन इसके बीच में से होके जाएंगी, और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और अगर आपने होमोजीनस नहीं हिट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड ले रखे हैं, एक की स्ट्रेंथ H1 है, एक की स्ट्रेंथ क्या है H2, 2 फील्ड ले रखे हैं, और इसको आपने रखा हुआ है कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले में। एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ H2 क्या है, लेस देन है H1, तो ये H2 से मूव करके कहाँ आ जाता है, H1 में, यानी कि ये अपने आप को हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले फील्ड में अपने आप को स्टेबल फील करता है। जबकि इस केस में क्या है कि आपने नॉर्थ साउथ 2 पोल ले रखे थे मैग्नेट के, और पहले तो ये क्या जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि SCCl3 रख दिया, ये डायमैग्नेटिक है, आपने इसके बीच में रखा, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, बल्कि ज्यादातर बुक्स में भी क्या लिखते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो रिपेल करते हैं फोर्स लाइन को। नहीं, ये गलत है, रिपेल नहीं करते। आप ऐसे सोचो कि मेरे हाथ में पानी है और अगर इसके अंदर मैं कॉटन रख दूं तो कॉटन उसको एब्जॉर्ब करेगी, ये बात सही है कि कॉटन उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, लेकिन मैं पेन रख दूं तो पेन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसको रिपेल करे। रिपल्शन तो किसमें होता कि जब नॉर्थ पोल के पास आता या साउथ पोल के पास आता, लेकिन इसमें तो कोई पोल ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे पानी में हम पेन रख दें तो ये अपना एक वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा कि जितना इसका वॉल्यूम है ये उतना वॉल्यूम के बराबर पानी को हटा देगा, खुद अपनी स्पेस लेगा। तो जब ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो पानी दूर जाएगा, तो पानी के दूर जाने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके बीच में रिपल्शन है, बल्कि क्या है कि ये अपना स्पेस ले रहा है। सेम वे में हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब ये फोर्स लाइन बिल्कुल सीधी जा रही थी और आपने इसके बीच में क्या रख दिया, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो अब क्योंकि ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो यहां से तो वो जा ही नहीं सकती फोर्स लाइन, तो वो नेचुरली थोड़ी सी कर्व हो जाएगी बाहर की तरफ इस तरीके से। तो सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स लाइन की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आपने ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ अट्रैक्शन है और यहाँ रिपल्शन। आपने बोलना यहाँ अट्रैक्शन है लेकिन यहाँ नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन हमेशा सिमिलर पोल्स में होगा। तो यहाँ पे तो कोई पोल ही नहीं है, तो आप इसको कैसे रिपल्शन कह सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा इस बात को नोटिस करके ध्यान रखना है। और अगर आपने 2 क्या ले लिए हिट्रोजीनस स्ट्रेंथ वाले फील्ड ले लिए, एक H1 एक H2, और सपोज ये H1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, H2 से, तो अब क्या करेगा, ये हायर फील्ड से लोअर फील्ड वाले में इसमें मूव करेगा, जबकि ये क्या करता था, लोअर टू हायर जाता था। क्यों, क्योंकि ये खुद मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगी वहां स्टेबल होगा, और क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है तो ये वहां रहना चाहेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड या तो 0 है या फिर कम है। तो इस तरीके से ये हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है।
अगर हम बात करें इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट की, कि जो आपने सब्सटेंस लिया उस सब्सटेंस का अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज कॉल्ड आई। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच। तो एच क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक कांस्टेंट होगा के, वो आई अपॉन एच होता है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज आई की वैल्यू ज्यादा है एच से। और यहाँ हम बात करें तो क्योंकि इसका अपना तो मैग्नेटिक मोमेंट कोई है ही नहीं, तो आप ये कह सकते हो इट इज वेरी 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 लेस देन एच, क्योंकि कहीं कोई जरा सा बच गया हो जो कैंसिल आउट नहीं हुआ हो, केवल उतना सही होगा। तो जो पैरामैग्नेटिक कांस्टेंट है इसका आई अपॉन एच दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। पैरा और डाया में हम क्या देखते हैं कि ये एक आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया स्कैंडियम क्लोराइड SiCl2, और इसको आपने ऐसे स्प्रिंग वाली जो बैलेंस होती है उससे आपने इसका वेट लिया, सपोज इट इज W1 जो इसका ओरिजिनल वेट होगा। अब आपने इसी बैलेंस को क्या किया, दो नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रख दिया, तो बिकॉज ये अट्रैक्ट होता है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड ज्यादा आएगा, तो आपको स्केल में इसका वेट क्या दिखेगा, पहले से ज्यादा दिखेगा W2। जो अब इसका वेट आएगा वो W2 होगा, और W2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन W1। W2 को हम सूडो वेट भी बोलते हैं, कि जो इसका सूडो वेट आएगा वो इसके ओरिजिनल वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि इस केस में अगर आपने पहले SiCl3 जो कि डायामैग्नेटिक है ये लिया, इसका वेट लिया W1, और जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में देखते हो तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको रोकेगा नीचे आने से, तो ये क्या करेगा, W2 इसका जो सूडो वेट है वो लेस देन होगा W1 से। डी ब्लॉक आयंस में अगर हम देखें उस सारे आयंस के कॉन्फ़िगरेशन को और उनकी एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को, तो वो कुछ इस तरीके से आती हैं, जो हमारे सोच से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +2, टाइटेनियम, इन सबका अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इट विल बी D0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं D0 से लेके D10 तक के मैंने आयंस लिए, उनका मैंने कंपाउंड लिया, और कंपाउंड लेके मैंने देख लिया कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4 5 पहले इंक्रीज हो रहा है, 5 के बाद नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो होना क्या चाहिए कि जो वैल्यूज हैं वो पहले इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, और सेम पैटर्न पे डिक्रीज होनी चाहिए। यानी कि जितना इंक्रीज हुई है, देखो 5 के बाद ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4, तो इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए। फिर ये 3 और 3 इन दोनों की सेम आनी चाहिए, 2 और 2 की, 1 और 1 की, 0 और 0 की सेम वैल्यू आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो दो तरह के मोशन करता है, एक ऑर्बिटल मोशन करता है, एक स्पिन मोशन करता है। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हम निकालते हैं √L × L+1 से, जबकि मैग्नेटिक जो स्पिन मोशन के कारण होता है उसको हम 4s × S+1 से निकालते हैं। साथ में हम क्या देखते हैं कि जो डी ब्लॉक आयंस हैं, इनमें जब आप इसका +2 आयन बना देते हो तो जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन थे ये d के n मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी, और जैसे ही आप +2 बनाओगे तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर चले जाते हैं, और जब ये बाहर चले जाते हैं तो ये वाला शेल का एग्जिस्टेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि शेल का एग्जिस्टेंस केवल इलेक्ट्रॉन के होने से ही है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अब ये सुपरफिशियल आ गए, सरफेस पे आ गए। जब ये सरफेस पे आ जाते हैं तो अब इस आयन, जैसे कि आप ये कोई सा भी आयन मान लो, इस आयन के पास कोई ना कोई नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव आयन में क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, सल्फेट, कुछ भी, या कोई लीगेंड होगा। अब लीगेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है या साइनाइड हो सकता है, कोई सा भी लीगेंड हो सकता है। अच्छा, और कुछ नहीं तो आपने इसको किसी सॉल्वेंट में डाला होगा। अब वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सबके पास क्या है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोराइड के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्रोमाइड के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे वाटर के पास 18 है, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन जो ये सरफेस के ऊपर हैं,
ये तो आप कुछ भी एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी मान लो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे कैन डू इंटरेक्ट। इस इंटरेक्शन से क्या होता है कि इनका जो ये ऑर्बिटल मोशन वाला मैग्नेटिक मोमेंट है ये कैंसिल आउट हो जाता है। कहने का सेंस ये इलेक्ट्रॉन नहीं करते, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन के कारण, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल म्यू डिपेंड करता है 4s इंटू एस प्लस 1 से, केवल इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एस यहां हम क्या रखेंगे, टोटल स्पिन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं रूट एन इंटू एन प्लस 2, हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अब ये देख लिया कि ये सरफेस पे है, इसीलिए इनका ऑर्बिटल मोशन जीरो होगा और ओनली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होगा, उसका निकालने का ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्मूले में 1 by 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 ही आती है। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, रूट एन इंटू एन प्लस 2 से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। एस से निकालूंगी तो मैं क्या रखूंगी, हाफ रखूंगी एस की वैल्यू, और एन से निकालूंगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मैं वो रखूंगी। तो यहाँ 1 + 2 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। अच्छा, अब अगर मैं 2 रखती हूँ फॉर एन की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 + 2 यानी कि 4 इंटू 2 8, तो यह आपका वैल्यू आ जाएगी √8 किसके बराबर होता है, 2.83 के। तो ऐसे ही फिर मैंने 3 4 5 रखा, फिर वापस 4 3 2 1 रखा और मेरे को ये वैल्यूज मिल गई। तो ये जो मेरी वैल्यूज हैं ये हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 अनपेयर्ड है ये आना चाहिए, 4 अनपेयर्ड है ये आना चाहिए, दोबारा 1 है तो ये आना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हमने प्रैक्टिकल किया क्या, कि हमने D1 वाले आयंस लिए, उनको हमने गाउस मेथड से उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। तो हमने क्या देखा कि इसकी जो वैल्यू आई डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया है। जैसे आपने स्कैंडियम +2 भी ले सकते हो, इसका D1 है, तो टाइटेनियम +3 का भी क्या होगा, D1। तो जितने भी D1 वाले आयंस थे, अच्छा उनका किसी के भी साथ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, हमने उनकी सबकी वैल्यूज निकाली। तो वो वैल्यूज जो आई वो किसके बीच में आई, 1.7 से 1.8। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकल करके देखी हुई वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमने फिर इसी तरह से स्कैंडियम +2, ये टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2 सबके लिए किया और हमने इनकी ये वैल्यूज को नोट किया। तो यहाँ देखो इसमें रिजेम्बलेंस है, 0 होना चाहिए, 0 है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है इस कॉलम में एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। ये 1.7 से 1.8 था, देखो ये 1.73 हमारी एक्सपेक्टेशन थी, इट मीन्स वी आर करेक्ट। अब यहाँ 2.8 से 3.1 है तो ये 2.83 है। अगेन ये जो वैल्यू है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें 3.83 आ रहा है, इसका क्या है 3.7 से 3.8, अगेन उसके आसपास ही है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं 4.9 की, तो ये भी देखो इसकी अपर लिमिट को टच कर रही है। 5.9 को देखो तो ये क्या कर रही है, वापस इस रेंज के बीच में आ रही है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि D0 से लेके और D5 तक जो हमारी एज्यूम्पशन थी इट वाज करेक्ट। नेक्स्ट अब मैंने लिया 4.9, क्योंकि मैं तो इसी से ऑब्जर्व करूंगी, लेकिन ये जो वैल्यू थी वो कितनी आई, 5.0, ज्यादा आई। प्रैक्टिकली करके देखा तो वो ज्यादा आ रही है, 4.9 इससे नीचे है। नेक्स्ट मैंने 3.87 देखा, ये 4.3 आ रही है, अगेन रेंज से काफी नीचे है। फिर 2.84 को देखा तो ये भी रेंज से नीचे है। 1.73 को देखा तो ये भी रेंज से नीचे है। तो अब हमें सोचना है कि ये वैल्यूज इसकी रेंज में क्यों नहीं आती। तो देखो हमने एज्यूम क्या किया था कि यहाँ पे L वाली टर्म 0 हो गई, कैंसिल आउट हो गई, लेकिन क्या पता वो पूरी ना हो, और ना हो तो क्यों ना हो। तो ध्यान दो कि जो D ब्लॉक में जैसे आप D1 से लेके D5 तक आते हो तो आप जानते हो साइज बड़ा होता है। सीरीज के बिगनिंग में साइज क्या होता है, बड़ा, और जब साइज बड़ा होता है तो ऑर्बिटल्स भी बड़े होते हैं। ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं तो दे कैन डू इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉन। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉन मीन्स जो भी आपने एनायन, लिगेंड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो भी ले रखा है,
तो वो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप D5 से और नीचे आते हो D10 तक, तो आप क्या देखते हो, साइज के ग्राफ में मैंने पढ़ाया है कि वो पहले डिक्रीज होता है, फिर धीरे से इंक्रीज होता है, तो वो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना साइज। तो हम क्या देखते हैं, यहां से लेके यहां तक जब साइज डिक्रीज होता है तो अब ये साइज छोटा है। अब साइज छोटा है होने से क्या होगा कि ऑर्बिटल्स भी छोटे हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और जब वो अंदर चले जाएंगे तो दे कांट डू इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉन। तो जब वो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उनका ये जो एल वाली टर्म थी, जिसको हमने आर्बिट्रेरीली मान लिया था कि L इंटू L+1, ये टर्म बराबर 0, तो क्या पता ये पूरी 0 ना हुई हो, ये पार्टली क्या हो गई हो, कुछ बच गई हो। तो जब वो बचेगी तो वो कंट्रीब्यूट करेगी तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो ज्यादा आएंगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो D1 से D5 तक है, इनकी वैल्यूज तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज हार्मोनी में होती हैं, जबकि जो हायर वाली पोस्ट या जैसे कहना चाहिए हैवियर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, जो पीछे वाले हैं, पीछे के 5, उनकी वैल्यूज उनसे मैच नहीं करती। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू बी, मीन्स बोर मैग्नेट्रॉन में EH/4πmc। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, पाई यू नो, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो है मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करते हैं, अगर वो अकेला है, किसी और के प्रेजेंस में नहीं है। इंडिविजुअली एक इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मैग्नेटिक मोमेंट हम इस फॉर्मूले से काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो 5 टाइप्स की होती हैं: पैरा, डाया, फेरो, एंटीफेरो एंड फेरीमैग्नेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस? अब आप मेनली पैरा और डाया को समझ चुके हो, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल्सो। पैरामैग्नेटिक में क्या है कि एक जो एटम है या कोई भी आपने कंपाउंड लिया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ तो है, क्योंकि उसमें n की वैल्यू जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। लेकिन वो सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं कि एक एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका आपस में मिला के एक मैग्नेटिक मोमेंट बना, उसकी डायरेक्शन ये थी। दूसरे एटम में बना, उसकी डायरेक्शन इधर थी, तीसरे की इधर, चौथे की इधर। तो दे ऑल आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो अगर बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये भी एक तरह से डाया के बराबर ही होते हैं, इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट आप ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H लगा दो, तो लगाने के बाद दे ऑल विल गेट अलाइंड, ये सब अलाइन हो जाएंगे और अलाइन होके आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, अब डायामैग्नेटिक में क्या होता है कि चाहे आप H = 0 रखो और चाहे H = H, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, तो दोनों ही केसेस में होगा क्या कि कंपाउंड का अगर एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट है तो दूसरे का सेम मैग्नीट्यूड के साथ लेफ्ट होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आप देखोगे कि हर एटम का 0 है, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो और आप चाहो तो इसको ऐसे भी, अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भैया इसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, सब क्या हो गया, एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गया, या एक का क्लॉक एक का एंटी क्लॉक, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब आप चाहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दो तो अंदर जनरेट कहां से होगा, वो अलाइन कहां से होगा, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो है दे आर अ टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक, यानी कि पैरामैग्नेटिक में ही एक टाइप होती है, वो कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिक। ये कौन सी टाइप होती है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ ज्यादा होता है, यानी कि जब 1 2 3 तक होता है तो ये पैरा की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक मोमेंट उनका अपना इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट I की वैल्यू
बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन कम है, ये पास में दूसरा है इसका भी कम है, तो ना तो ये इसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि भाई आप मेरे जैसे लग जाओ, ना ये इसको कर पा रहा है कि भाई आप मेरी डायरेक्शन से लग जाओ, तो तब तक तो वो पैरा रहता है कि वो रैंडम होता है। लेकिन अगर इसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो अपने अंदर ही कि ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को, उसके मोमेंट को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस करके अपने साथ अलाइन कर ले पैरेलल, तो अब ये दोनों मिलके और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, तीसरे को अपने साथ पैरेलल लगा लेंगे, अब ये और स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अब ये फोर्थ को लगा लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, एक जो एटम या आयन है वो क्या करता है, रेस्ट ऑफ द आयन्स को अपने साथ अलाइन कर लेता है। तो ये एक छोटा सा इसमें क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। ये देखो ये एक डोमेन बन गया जिसमें सबकी डायरेक्शन एक ही साइड है, सिमिलर, दे ऑल आर पैरेलल अलाइंड। इसी तरह से जैसे क्रिस्टल में एक जगह पे सबकी अलाइनमेंट ऐसे है, तो हो सकता है दूसरी जगह पे सबकी अलाइनमेंट ऐसे हो, तीसरी जगह पे सबकी अलाइनमेंट ऐसे हो, क्योंकि यहाँ उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये दूसरे को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ अलाइन कर सकता है। तो यहाँ देखो छोटे छोटे से इसमें क्या बन जाते हैं, डोमेन्स बन जाते हैं। और ये जो डोमेन्स होते हैं ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी होते हैं। जैसे कि जब आपने H=0 रखा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ये अपने आप से इंटरनली इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। लेकिन आप इसमें क्या करो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो ये और ज्यादा, जैसे अभी थोड़े बहुत रैंडम है ये डोमेन, तो ये सारे डोमेन्स भी क्या होंगे, एक ही उसमें आ जाएंगे और इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट बहुत, मतलब मैग्नीट्यूड उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। और हम क्या देखते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स। हम मैग्नेट्स इन्हीं से बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, जिसमें हम क्रोमियम देखते हैं, मैग्नीज देखते हैं, आयरन देखते हैं, निकल देखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट कैन इन्फ्लुएंस अदर्स अलाइनमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीफेरो। व्हाट आर एंटीफेरोस? ये भी एक तरह के पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। इनमें भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि जैसे आपने एक मेटल सल्फेट ले लिया, तो मेटल का अपना होगा, सल्फेट का अपना होगा, या आपने कोई मिक्सचर ले लिया, बेरियम टाइटेनेट ले लिया, कुछ भी लिया, तो बेरियम का अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो टाइटेनियम की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ अलाइनमेंट तो है लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंटीफेरो कहते हैं। अगर ये जब रैंडम होते हैं, जब ये रैंडम होते हैं तो इनका थोड़ा बहुत होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और फेरोमैग्नेटिक होते जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, एक स्टेज के बाद ये तुरंत नीचे आ जाते हैं। तो ये हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब हम अलग से देखेंगे तो उसमें भी देखते हैं। नेक्स्ट, फेरी मैग्नेटिक। व्हाट आर फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड्स? फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि ये भी एक तरह के पैरामैग्नेटिक ही हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं ये भी। और इनमें होता क्या है कि वही डोमेन्स होते हैं, इनमें भी इसके पास इतना मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि ये दूसरे को अलाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अलाइनमेंट, वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है। जैसे यहाँ तो मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था, और वो कैंसिल आउट होके 0 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिकली 0 नहीं होता, डायामैग्नेटिक नहीं बनता, तो यहाँ थोड़ा बहुत फिर भी बचा रहता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये थे 5 डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सिमिलर वे में इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार न्यूमेरिकल टाइप के भी होते हैं कि आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड या इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्या करता है, न्यूमेरिकल पूछता है। आप इसकी वैल्यू n यहाँ रख देंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी √24, √15, √35 और
3। अच्छा, अगर आप इससे भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अनपेयर्ड के लिए आप हाफ रखोगे, तो आपका आंसर सेम आएगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे जाके अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।